ये भी एक सच्चाई है कि भारत अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया बना ग्लोबल, तो उसमें स्मार्टफोन में हम देख रहे हैं दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्माता भारत बन रहा है। यूपीआई दुनिया के डिजिटल भुगतान में 50% 50% हिस्सेदारी है। स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का के डिजिटल भुगतान में 50% हमारा योगदान है, मतलब भुगतान है। डिफेंस में 100+ देशों में निर्यात ग्लोबल सप्लायर के रूप में उभरा है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जिसका कल पीएम ने इनॉग्रेशन किया, 100 देशों में हम एक्सपोर्ट करेंगे। टॉय इंडस्ट्री 150 देशों में। ये तो कुछ पैरामीटर्स हमने निकाले हैं। ये स्वदेशी में कितना वाकई प्रॉमिस है कि जो सबसे बड़े बाजार में से एक माना जाता है इंडिया, वो अपने स्वदेशी के दम पर मुकाबला करके इससे डील कर सके। और जो हम अन्य देशों में अभी खोज रहे हैं उसमें आपको कितनी ताकत दिख रही है? क्या ये पहले से शुरू नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि ट्रंप तो बिना उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट किए वो कुछ करने वाले अब नहीं है। हमारा देश स्वदेशी पे निरंतर और कई दशकों से चला जा रहा है। केवल एक उदाहरण दूंगा अंजना जी। आज आप ऑटोमोबाइल मार्केट हमारे देश का देखें तो वो स्वदेशी मार्केट है। बेशक साउथ कोरिया की कंपनी और जापानीज कंपनी का निवेश है, हिस्सेदारी उनकी बड़ी है, परंतु वो माल भारत में बनाते हैं और उनके जो कर्मचारी है 99% भारतीय हैं। भारत से बाहर विदेश एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए स्वदेशी की परिभाषा 1990 की नहीं, आज 2025 के वर्तमान की परिभाषा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही, अगर हम उसको सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत विदेशियों के हाथ में मार्केट है। एक बड़ा मार्केट जरूर विदेशियों के हाथ में है और वो डिजिटल सर्विसेज का है। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन, चैट जीपीटी का भी नंबर 1 मार्केट इंडिया है। इसलिए एक इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज अभी अंजना जी आ रही है। आपने देखा होगा कि 10-12 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से एक वो जो अपनी लंबी चौड़ी कथा रूपी बात करते हैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मेरी बहुत अच्छी रिलेशंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसको अगर आप जोड़ें तो लगभग 1 घंटा पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने एक वहां की टेलीविजन चैनल को साक्षात्कार सुबह सुबह जो दिया है, उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और वो कहा है कि हमारे और भारत की बातचीत से अल्टीमेटली एक ट्रेड डील होने वाली है। मैं ये मानता हूं कि पिछले 24 घंटे में कहीं ना कहीं पे थोड़ा एक अलग प्रकार का रुख हमें अमेरिका से देखने को मिल रहा है। क्या इसमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा हमें एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में बहुत बारी ऐसा लगा कि हो गई डील, अगले दिन अनाउंसमेंट है, नहीं हुई। और हम ये भी जानते हैं कि जो डील का प्रस्ताव का मसौदा था वो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने डेस्क पे लगभग 3 से 4 हफ्ते तक बिना हस्ताक्षर किए रखा। उनके मन में और उनकी मंशा और करनी में कुछ और बात आ गई जिसका शायद खुलासा वही कभी करेंगे। एक और छोटी सी बात, स्वदेशी की अवधारणा और यूएस टैरिफ्स का इंपैक्ट एकदम से स्विच ऑन ऑफ करके बदलाव नहीं होगा। 3-6 महीने 9 महीने भी लग सकते हैं। पर जो आपने एक दूसरी खबर का हवाला दिया था, टेक्सटाइल को लेके हम 40 कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी दुनिया में जाएंगे, ये एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास है। समय लगेगा, परंतु अगर अमेरिका के खरीदार भारतीय कपड़े खरीदते हैं तो मुझे बताइए यूरोप में क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगी? इसलिए निराशा का माहौल नहीं रखना चाहिए। इस समय राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दादागिरी के सामने भारत कभी नहीं झुका है। 5000 साल का इतिहास है। विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, भारत आज भी खड़ा है। इसलिए निराशा और राजनीति दोनों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और जय जवान जय किसान का नारा जो उस वक्त दिया था और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इस देश में, वो कहां से कहां तक ले गई भारत को। शायद इसे एक मौके के तौर पर भारत को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मतलब उसको तो समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो वहां के मिनिस्टर की बात की, आपको किस मिनिस्टर की बात कर रहे थे? हम चाह रहे थे कि अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ कोट नहीं किया, हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी उसके बाद इस ओर इशारा किया है सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट जो है, ये फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट संभव हो सकता है।
हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी, जो कि फ्री ये ट्रेड। आपने बहुत अच्छा जोड़ा कि अगर वॉशिंगटन में ये बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पे हल्के फुल्के संकेत ऐसे आ रहे हैं कि कुछ नरमी या रुख में बदलाव हो रहा है, तो भारत ने भी, जो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो ये कह रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगी। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में समय लगेगा। जो अभी तक बातचीत हो रही थी वो एक बायलैटरल मसौदे की थी कि वो जल्दी से हो। तो भारत भारत कहीं ये नहीं कह रहा है कि जी 24 घंटे में स्थिति बदलेगी। और एक और छोटी सी बात जोड़ूंगा अंजना जी, आपके पास वापस टॉस करने से पहले, देखिए, आप फर्क देखिए रुख में, कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितनी पब्लिक आउटपोरिंग, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल आपा खोकर अमेरिका में ट्रंप ने भारत के बारे में कहा, डेड इकोनॉमी कहा। पर भारत से कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो अमेरिका की आलोचना हुई, ना कोई निजी टिप्पणी की गई। और प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो अहमदाबाद में बात की, उन्होंने केवल एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, कृषि क्षेत्र, मध्यम जो एमएसएमई है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम ट्रेड डील नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर इन संकेतों को जोड़ें और आशा करें, अच्छा है, डील होगी तो बहुत बढ़िया, शायद कुछ नुकसान कम होगा, नहीं भी होगी, ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा संकेत वॉशिंगटन और यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों से आ रहा है तो इसमें कितनी पॉजिटिविटी देखनी होगी। इंडिया को हमेशा कॉशन के साथ अब रहना होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठने के बाद क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी गारंटी अमेरिकी भी नहीं ले रहे हैं। आशुतोष जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्या आप सहमत हैं जो सिद्धार्थ कह रहे हैं उससे? नहीं अंजना जी, मैं तो थोड़ा लाइटर वेन में कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को फौरन नोबेल प्राइज मिल जाए ताकि समस्या का समाधान हो जाए। नोबेल प्राइज उनको तभी मिल सकता है जब यूक्रेन वॉर खत्म होगी, और यूक्रेन वॉर जैसे ही खत्म होगी वैसे ही भारत रूस की के साथ नेगोशिएटिंग टीम को नोबेल प्राइज देना चाहिए। आशुतोष जी, आपको प्रस्ताव ये रखना चाहिए कि हमारे नेगोशिएटर्स को नोबेल प्राइज और पद्म विभूषण, पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए कि 7 महीने से अमेरिका के साथ डट के खड़े हैं, उनके सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं। दिस और इज द ये अचीवमेंट। सिद्धार्थ जो आप कह रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया गया है कि हम कृषि के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर जिस तरह से अडिग खड़े हैं अमेरिका के सामने। अब आशुतोष जी बोलिए। देखिए, वो तो लाइटर वेन की बात थी। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये टेम्पररी सेटबैक है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में पुतिन और उसके बाद ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसके बाद से देर सबेर वो उस युद्ध को खत्म होना है। और वो 3 महीने में खत्म होता है या 4 महीने में खत्म होता है, इसमें सिर्फ एक अटकल ही लग सकती है, क्योंकि रूस भी लंबे समय तक इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, यूक्रेन भी नहीं कर सकता और ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन सीरियस सेटबैक है। और मुझे लगता है कि इस टेम्पररी सेटबैक को अगर हम 1 साल के लिए मान ले तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर करीब $49.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अप्रूवन 40 to 45% हमारा जो एक्सपोर्ट कम होगा अगर 1 साल का मान के चलें, या 25-26 की हम बात करते हैं। उसमें भी आपका जो होम टेक्सटाइल है और कारपेट है, जो अप्रोक्सीमेटली 66% जो आपका एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसमें तकरीबन 50% लगेगा। तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। ये सारा का सारा सेमी स्किल्ड जो हमारा लेबर फोर्स है उसको नुकसान होने वाला। महत्वपूर्ण सवाल क्या? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस अवसर को हम अपनी एक्सपोर्ट स्पेक्ट्रम में डाइवर्सिफाई सक्सेसफुली कर सकते या नहीं सक्सेसफुली कर सकते। अगर डाइवर्सिफाई हमने कर लिया, अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस अगर हमने खत्म कर ली, तो फिर यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। मैं एक सेकंड आशुतोष जी, ये बड़ी बात आपने कही और ये जरूरी भी है, भारत पुश भी कर रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाने से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खत्म कर देंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो तो वजह बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं सिद्धार्थ। उन्होंने एक बार कहा, सुनिए, पहले क्या कहा कि ये लोग न्यूक्लियर जंग वॉर करने वाले थे, इसलिए मैंने इनको अमेठा टैरिफ और ट्रेड डील और ये सब धमकी दी, तब ये रुके हैं, है ना। फिर वो रशिया वाले तेल वाले मुद्दे पर आए, एक सेकंड, रशिया वाले तेल वाले मुद्दे पर आए और जो नोटिस भी 25% वाला सेकंड टाइम जारी किया उसमें रशिया लिखा, लेकिन खुद वहां पर वो व्यापार कर रहे हैं, वहां पर वो तेल खरीदे। तो उनको क्या चाहिए वो तो खैर वही जानते हैं, लेकिन खुलकर नोबेल की बात करते हैं। क्या रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाने से टैरिफ हटा देंगे वो? मुझसे पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ से पूछ रहे हैं। नहीं आशुतोष जी, एक सेकंड, आप ये देखिए अंजना जी, विश्व के इतिहास में जितना पैसा
अमेरिका ने रशिया का जब्त किया यूक्रेन युद्ध के बाद $350 बिलियन, 1200 कंपनीज वहां से निकल गई, कई हजार सैंक्शन है। अगर उन सैंक्शंस को गिनने बैठे तो एक पुस्तक पूरी बनेगी। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने सहायता दी है यूक्रेन की, उसके बावजूद रशियन वॉर मशीन, मीट ग्राइंडर जो है वो लगातार चल रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि 7-7 हजार लोग रोज मारे जा रहे हैं। तो ये मुझे समझाइए कि पूरे वेस्ट से, पूरे अमेरिका के प्रभाव से, उनकी शक्ति से रशिया पीछे नहीं हटा, बट भारत के कुछ चंद मिलियन बैरल ऑयल से पीछे हट जाएंगे। ये क्या स्ट्रेंज बात है? नहीं सिद्धार्थ, आई थिंक आप लोगों ने मुझे गलत समझा। मेरे कहने का मतलब ये कि भारत की प्रॉब्लम क्या है? भारत की प्रॉब्लम जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी एडिशनल जो टैरिफ लगा है, हाँ। उसकी वजह से आपको 50% तक का टैरिफ लग रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से अनवायबल हो रही। मेरा कहने का मतलब ये था। और मुझे देखिए, कोई दुनिया की कोई भी ताकत हो, कितनी भी पावरफुल इकोनॉमी हो, वो एक लंबे समय तक वॉर नहीं झेल सकती। तकरीबन 3 साल तक का हो चुका यूक्रेन से वॉर करते समय, और पूरा रूस के अंदर अगर आप अभी जाएं तो आपको अंदाजा लगेगा रूस के लोग बहुत थक चुके हैं। वहां लोगों की हालत खराब है, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। तो वो, और जिस तरीके से पुतिन खुद अलास्का आए हैं, जिस तरीके से ट्रंप से मुलाकात की है, वो एक तरीके की विलिंगनेस है कि हमको एक फेस सेविंग मिल जाए, अगर हमको एक एग्जिट रूट मिल जाए। यूक्रेन भी आज की तारीख में एग्जिट रूट खोज रहा है, और ट्रंप भी एग्जिट रूट खोज रहे हैं। और वो तस्वीर हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जब ट्रंप के व्हाइट हाउस में आप देखिए किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, वाई यूरोपियन यूनियन के बैठे हुए, 5-7 कंट्री के लोग बैठे हुए। इसका मतलब एक सीरियस कोशिश हो रही है इसका एक समाधान करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूं। सुप्रिया जी, कुछ कंपैरेटिव डेटा है जो हम दिखाना चाहते हैं स्मार्टफोन बनाने में, कैसे स्मार्ट बना भारत। तो मोबाइल बनाने वाली जो यूनिट्स है 2014 में 2 थी, 2025 आते आते 300 से ज्यादा हो गई हैं। मेड इन इंडिया फोन जो पहले भारत में 26% यूज कर रहे थे, अब 99.3% है। मोबाइल बनाए गए पहले 18,900 करोड़ थे, अब लगभग 5.5 लाख करोड़ मोबाइल्स यहां पर बन रहा है। और निर्यात भी उसी अनुपात में हम दिखा रहे हैं, 1500 करोड़ था, अब 2 लाख करोड़ हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखें जो रक्षा निर्यात है भारत का, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। रक्षा उत्पादन जो 44,000 करोड़ के आसपास था 2014-15 में, वो लगभग 1 लाख करोड़ से 1.25 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ऐसे ही अगर आप स्वदेशी में देखें तो 140 करोड़ का उपभोक्ता बाजार है। एमएसएमई सेक्टर में एक जो नए सिरे से अब ये अगर स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है, लोगों में उछाल आता, आपको नहीं लगता ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? और ये स्वदेशी की तरफ जो बढ़ा है मामला, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, फोन्स वगैरह के क्षेत्र में, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं, और वो जड़ पकड़ रहा है। नहीं, अगर इतनी जड़ पकड़ रहा होता, अगर इतना बढ़िया लंबा अच्छा प्रोसेस होता, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है जीडीपी में वो बढ़ जाता ना। वो घट क्यों गया 2014 से? आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 15.6 से घट के 12.3 पर आ गया। बब्बर शेर दहाड़ तो रहा नहीं है, ये तो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर सब कुछ इतना चंगा सी है तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जो मोबाइल फोन हम बना रहे हैं उसके लिए हम $23 बिलियन का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हम पहले 2017 तक $3 बिलियन का करते थे, वो $23 बिलियन हो गया है। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अंजना जी, मैं मूल मुद्दे पर वापस आना चाहती हूं, और मूल मुद्दा है ये जो ट्रेड डील हुई है, इसका नफा और नुकसान। मैं कुछ सेक्टर्स का नाम ले लेती हूं और उसका फायदा किसको हो रहा है। हमारा टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है वो हिट होगा 50% टैरिफ से। फायदा होगा बांग्लादेश को, वियतनाम को, मेक्सिको को, तमाम ऐसे देशों को, डोमिनिक रिपब्लिक को भी फायदा होगा। डायमंड में फायदा होगा इजराइल को, बेल्जियम को, थाईलैंड को, मेक्सिको को, चाइना को। एग्रीकल्चर और मीट में जिस पे हमारे टैरिफ लग रहा है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम और कीनिया को फायदा होगा। हैंडीक्राफ्ट्स में चाइना को, टर्की को, वियतनाम को फायदा होगा। लेकिन यहां पर मैं 1-2 बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूं। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहां पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर है, उनसे मैं समझना चाह रही हूं। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए
कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। कुछ कहते, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती हैं तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं, आपको जो सोशल मीडिया पे करना है आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं, दो नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? आपसे शिकायत है अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूं अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम अरे है तो दम मत कीजिए, ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है तो औकात है, दिखा दो, सुन लो। ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी, अगर ट्रेड फायदा बिल्कुल, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, जब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। आप ज्ञान मत दीजिए ना, ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ, इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, हो गया, आपको टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको मीडिया पर विश्लेषण करते रहना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी और ना ये लड़ाई पर्सनल होने दूंगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। सवाल ये है कि अब चैलेंज इतना बड़ा है, सवाल इतना बड़ा है कि ये चैलेंज है। हम लगातार शुरू से दिखा रहे हैं किस क्षेत्र में किस तरह का लॉस होगा, कितना लेबर इंटेंसिव है, कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। स्ट्रैटेजी तो आप ही को बनानी है, आप सरकार है साहब।
अंजना जी, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए कि ये देश का आम जनमानस, इस देश का किसान, एमएसएमई वाला इस पूरे के पूरे चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा। हमें भारतीयों पे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी की सोच तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी बोलने वाली है। राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्या तथ्यों की बात करेगी, क्योंकि इनके तथ्य तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति हिंदुस्तान के आम जनमानस की वजह से, आज डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 है। आज सबसे तेज ग्रोथ रेट पे भारत आगे बढ़ रहा है। एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत सबसे आगे है। जेनेरिक दवाओं में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हीरो में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दालों का प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। नारियल प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्तर पे। भारत के अंदर स्थिति है कि एक्सपोर्ट 67% बढ़े, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 39% बढ़े, सर्विस एक्सपोर्ट 124% बढ़े और मोबाइल इकोनॉमी 78%। सुप्रिया जी, तो वही लोग थे जो कहते थे कि भारत डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बन सकता। आज 20,000 सुप्रिया जी जवाब दीजिए इनकी बातों को। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का झूठा डेटा कोट करती है। ये एचएसबीसी का डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का, 60 क्रॉस कर चुका है, जो पहली बार ऐसा चुप हो जाइए। अब आप एचएसबीसी का डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट करती हूं, जो आपको शायद समझ में नहीं आता है। असलियत ये है, बोलिए सुप्रिया। असलियत ये है अंजना जी कि यूएस के साथ जब हम ट्रेड कर नेगोशिएशन प्रदीप जी उनको बोलने दिए, टाइम कम है। देखिए कहां पर एंड अप हुए। टाइम कम है। और असलियत ये भी है, बोलिए। असलियत ये है कि हमारा इरोजन ऑफ रेपुटेशन हो रहा है। अगर हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील नहीं कर पाए तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहना, और कर लिया तो मास्टर स्ट्रोक, वो अलग बात है। लेकिन जब हम दूसरे देशों के पास जा रहे हैं तो उनको पता है कि हम अब पोजीशन ऑफ वीकनेस से आ रहे हैं।